हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें से 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 12 चैप्टर है और जिसका बेस है लक्ष्मीकांत जी की किताब। आज के चैप्टर का नाम है संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो हम इसमें भारत की संसद के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ देख रहे हैं संसदीय व्यवस्था का एक परिचय। इस चैप्टर में देखेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है, तो पेन कॉपी ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट्स में शामिल नहीं करी हैं, जो बोलूँगा उसको आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपकी प्री परीक्षाओं के लिए कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है या कहाँ से ली गई, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। ठीक है, चलिए ये की बात हो गई। और भारतीय संविधान ने जो संसदीय प्रारूप अपनाया है वो दो स्तरों पे अपनाया हुआ है, एक केंद्र में और एक तमाम सारे राज्यों के स्तर पर भी, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र आदि आदि। ठीक है, और ये हो गया आपका केंद्र, सेंटर, ये यूनियन कह सकते हैं, संघ। तो यहाँ पर कि केंद्र में जो है वो 74-75 अनुच्छेद में संसदीय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। राज्यों की संसदीय व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 163 से 164 के मध्य मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे हम और कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है। तो ऑब्वियस है, दो तो आपने जान लिया, एक ब्रिटेन जान लिया, ब्रिटेन से ली गई, दूसरा हमारा इंडिया जान लिया। ठीक है, इंडिया जान लिया, तो ब्रिटेन, इंडिया दो क्लियर हो गया। इसके बाद जापान याद कर लीजिए, कनाडा याद कर लीजिए। ठीक है, जापान आपने याद कर लिया और क्या याद कर लिया, कनाडा। ये ऐसे जगह, ब्रिटेन, इंडिया, जापान, कनाडा, ये सब संसदीय व्यवस्था की उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। ठीक है, इसके विपरीत एक और व्यवस्था होती है जिसको हम प्रेसिडेंशियल व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति व्यवस्था कहते हैं। वो कहाँ कहाँ पर मिल जाएगी आपको, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, तो यूएसए हो गया। ठीक है, ब्राज़ील याद कर लीजिए, लंका, श्रीलंका हो गया, ऐसे श्रीलंका हो गया आपका। और आपको कहाँ मिल जाएगा, रसिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो राष्ट्रपति व्यवस्था वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पर जो चैप्टर में देखेंगे इसमें गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं संसदीय व्यवस्था का, एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा ये भी देखेंगे लास्ट में कि संसदीय व्यवस्था और जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है दोनों में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा क्या होती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिस सिस्टम में उत्तरदायी होती है उसको संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका क्या होती है, हमारी संसद कार्यपालिका होती, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके ये हो गया लोकसभा और ये हो गई राज्यसभा, दोनों मिला करके कार्यपालिका बनती है। और इसमें दोनों में से मिला करके कुछ मंत्री और प्रधानमंत्री की जो एक कैबिनेट होती है, इन दोनों से मिला करके बीच का सिस्टम कैबिनेट होता है, यही कार्यपालिका होती है सभी मंत्रालयों को मिला करके। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है विधायिका का एक अंग है और वह पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारी जो कार्यपालिका है विधायिका का एक अंग है और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी भी है। देखिए जो संसदीय व्यवस्था है उसको आइवर जेनिंग्स के अनुसार कैबिनेट व्यवस्था या कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया क्योंकि सब कुछ कैबिनेट के माध्यम से ही चलता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, कैबिनेट व्यवस्था उसको कहते हैं, किसके अनुसार कहते हैं, आइवर जेनिंग्स के अनुसार। उत्तरदायी सरकार का क्या तात्पर्य होता है, मैंने आपको बताया क्योंकि कार्यपालिका स्पेशली लोकसभा के प्रति, निचले सदन के प्रति हमारे यहाँ पूर्ण रूप से जवाबदेह होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। देखिए क्योंकि इसका प्रादुर्भाव सबसे पहले ब्रिटिश में हुआ था, इसके आधार पर इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे क्रमिक रूप से। पहली विशेषता है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों यहाँ पर उपस्थित होती हैं। कई बार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि भारतीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यपालक कौन सा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है। वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होती है। ठीक है,
चलिए बहुमत, इसमें इसकी और नेक्स्ट व्यवस्था है बहुमत प्राप्त दल का शासन। देखिए एक आप देखते हैं जनरली कि कहीं पर भी ये लिखा हुआ होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है। यह बात सही है लेकिन पूर्ण रूप से व्यावहारिक नहीं है। आपका प्रेसिडेंट उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा जिसका दल पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया हो तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, वह दल जिसको अपना नेता चुन करके देता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 75 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य होता है? कार्यों और नीतियों के लिए, ठीक है, कार्यों और नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति पूर्णतः एक उत्तरदायित्व होता है हमारी पूरी कार्यपालिका का, अर्थात कैबिनेट का। वह तब तक ही अपने पद पर विराजमान रहेगी जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, और जिस दिन लोकसभा का विश्वास हट जाएगा सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसको त्यागपत्र देना होगा, अर्थात कैबिनेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता, इसका अगली विशेषता में आता है राजनीतिक एकरूपता। देखिए क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं, पहले देखिए मंत्री होते कौन है? प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए विभागों को संचालन करने के लिए कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करवाता है, अपनी पसंद के व्यक्तियों को, जिनको वह चाहता है। राष्ट्रपति उसी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला देते हैं और मंत्रालय बांट देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबको नियुक्त करवाया हुआ है, अपनी पसंद का व्यक्ति लिया है, एक ही दल से सब लोग आएंगे क्योंकि उसी दल का बहुमत है और उसी दल से सब लोग आएंगे, इसलिए राजनीतिक एकरूपता होगी, सबकी विचारधारा एक समान होगी। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति जो सदन का सदस्य है, किसी एक सदन का सदस्य है, उसी को कैबिनेट में रखा जाएगा, उसी को मंत्रालय का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो एक सदस्यता कैबिनेट की और एक सदस्यता सदन की, ये हो गया दोहरी। यहाँ पर एक और बात होती, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या कोई ऐसा सदस्य मंत्री बन सकता है, ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो? तो जी हाँ, बन सकता है, परंतु पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर ही उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक हो जाएगा। तो दोहरी सदस्यता का तात्पर्य ये था। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है, देखिए सरकार की इस प्रकार की व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है वो महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाता है। आपने पहले जान लिया वो होता कौन है? सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। ठीक है, और पूरी तरह से सब कुछ वही प्रबंधन करता है, मंत्री वही बनवाता है, विभाग का बंटवारा वही करवाता है, अर्थात व्यावहारिक तौर पे सारा कार्य वही करता है। निचले सदन का विघटन, ठीक है, देखिए जब भी इसकी एक विशेषता महत्वपूर्ण है, अगर प्रधानमंत्री चाह ले तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर करके लोकसभा का विघटन करवा सकता है। ठीक है, खुद त्यागपत्र दे दे, पूरी लोकसभा विघटित हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए गोपनीयता। गोपनीयता में मैंने पहले कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष सभी जो मंत्री होते हैं अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इस प्रकार के सरकार के गुण क्या होते हैं? संसदीय सरकार के गुण क्या होते हैं? देखिए क्योंकि वही लोग विधायिका में शामिल होते हैं, वही लोग कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ठीक है, विधायिका से ही कुछ सिलेक्टेड पर्सन कार्यपालिका में आते हैं। मैंने कहा ये विधायिका, उसी का एक छोटा सा अंग ये कार्यपालिका, ये इतने सारे लोग थे, इसी में से कुछ लोगों को ले लिया गया यहाँ पर। तो क्योंकि वही लोग हैं इसलिए सामंजस्य बेहतर रहता है, इसके गुणों के अंतर्गत एक आता है। उत्तरदायी सरकार, यह भी एक अच्छी बात है, कोई निरंकुशता नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो कैबिनेट निरंकुशता या मंत्रिमंडल निरंकुशता प्रदर्शित करता है तो लोकसभा चाहे तो अपना विश्वास हटा करके अविश्वास प्रस्ताव पारित कर करके सरकार को भंग कर सकती है, कैबिनेट खत्म कर सकती है। ठीक है, निरंकुशता पर रोक हो गया। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हमेशा यहाँ पर जानी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुदलीय पद्धति चलती है। ठीक है, और जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दें या सत्तारूढ़ दल जो होता है बहुमत खो दे, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद चला गया, तो जो बिना चुनाव के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो आमंत्रित कर सकते हैं विपक्ष के
नेता को कि वो अपना प्रधानमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत करे या प्रधानमंत्री बन जाए। इसीलिए आइवर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा किसका कथन है, आइवर जेनिंग्स का। दो कथनों की आज बाद में बात करें, दोनों ही आइवर जेनिंग्स से। व्यापक प्रतिनिधित्व, ठीक है, व्यापक प्रतिनिधित्व का ये तात्पर्य होता है कि जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, नीचे से ऊपर तक लेकर पूरब से पश्चिम तक लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि मंत्रालयों का आवंटन करते समय, प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखे, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखे, जिससे हर राज्य का, हर यूनियन टेरिटरी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता किसी एक प्रदेश से, गुजरात से या मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी प्रधानमंत्री सबको मंत्री बना दिया, बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो व्यापक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व व्यापक होगा और प्रत्येक का विकास होने की चांस, संभावनाएं पर्याप्त होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या होती है। मैंने कहा था इसको एक एक्सेल टेबल मैंने लगाया हुआ है, उसके माध्यम से हम अभी समझेंगे। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको सलाह देने और सहायता करने के लिए हमारे यहाँ पीएम की व्यवस्था की जाती है, प्रेसिडेंट के सहायक के रूप में। और ये अपने विभागों का बंटवारा करने के लिए, अपने कामों को आसान करने के लिए तमाम सारे मंत्रियों की व्यवस्था करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लोगों का चयन कर करके नियुक्ति करवाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तो हो गया हमारी संसदीय व्यवस्था की प्रणाली। जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था जो होती है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, जैसा कि मैंने कहा अमेरिका में, ठीक है, तो इसकी क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। इसमें ये होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है, नाम मात्र का वही होता है और वास्तविक भी वही होता है। उसे राजकीय स्थिति भी प्राप्त होती है और सरकार के मुखिया की भी स्थिति उसको प्राप्त होती है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति की व्यवस्था होती है वो 4 वर्ष के लिए संवैधानिक पद उसको प्राप्त हो जाता है और उसको, ठीक है, उसका जो कांग्रेस होता है, जो वहाँ का लोअर हाउस होता है, उसको कभी हटा नहीं सकता है, चाहे विश्वास खोए, अविश्वास खोए, फिर कुछ भी करता रहे, वो पद पाके 4 वर्ष के लिए अमर हो जाता है। एक दशा है, कदाचार की स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, और अपने यहाँ क्या होता है कि चुनाव में जीते हुए व्यक्तियों को या किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन के सदस्यों को कैबिनेट या अन्य प्रकार के मंत्रियों का दर्जा दिया जाता है, या पहले दर्जा देकर के किसी सदन की सदस्यता उनको दिलाई जाती है। कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ की कैबिनेट होती है, मंत्रालय होता है, किसी एक सदन के सदस्य हर हाल में उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति शासन में, जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति होता है, अपने द्वारा बाहर से नियुक्त किए गए सचिवों के माध्यम से शासन चलाता है। ठीक है, सचिवों के माध्यम से शासन चलाता है, जिनकी जवाबदेही नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ सामूहिक जवाबदेही होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन कर सकता है, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था शामिल नहीं है। और अपने यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, लोगों में पद के अकॉर्डिंग मंत्रालय बांट दिए जाते हैं 1 2 3 करके, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी होगा राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको वो दे देगा, उसका सेक्रेटरीट होता है वो पद दे देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोनों में तुलना के माध्यम से हमें आसान होगा समझना। पहले एक तरफ से देख लेंगे, देखिए ये जो है हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था, इधर संसदीय व्यवस्था, इधर राष्ट्रपति शासन से संबंधित व्यवस्थाएं दी हुई, इनको हम बेहतर समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें दोहरी कार्यकारिणी मैंने आपको बता दिया, बहुमत दल का शासन ये भी व्याख्या हो चुकी है, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण, ये सब पे हमारी चर्चा हो चुकी। जबकि यहाँ एकल कार्यकारिणी होती है, प्रेसिडेंट में ही सब कुछ होता है, प्रधानमंत्री की पावर, प्रेसिडेंट की पावर सब उसी में शामिल होती है। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति अलग निर्वाचित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर जो हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग चुने जाते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव मैंने पहले बता दिया, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, जैसा चाहेगा वैसा काम करेगा। राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती है क्योंकि प्रेसिडेंट अलग से चुन करके आया है और उसका जो हाउस है वो उसमें
मेंबर्स अलग से चुन करके आए हैं तो एक रूपता हो ही नहीं सकती हमारे यहाँ, क्योंकि सारे मंत्री लगभग एक दल से या उसी दल के समर्थक होंगे, इसलिए राजनीतिक जो उनका विचार होगा, दृष्टिकोण होगा, एक समान होगा। एकल सदस्यता इनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ दोहरी सदस्यता होती है। सारे एक सदन की सदस्यता मैंने बताया, एक मतलब विधायिका की, एक कार्यपालिका की, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। विधायिका ही अलग होती है इनके यहाँ, और कार्यपालिका के अंतर्गत कुछ सेक्रेटरी होते हैं, वो अलग चीज़ होते हैं। राष्ट्रपति का नियंत्रण, ठीक है, राष्ट्रपति का नियंत्रण यहाँ सदन पर नहीं होता है। निचला सदन वो विघटित कर नहीं सकता, शक्तियों का विभेद होता नहीं है। अब देखिए अपने यहाँ जो संसदीय व्यवस्था के गुण हम देख लेते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, मैंने पहले बताया आपको। उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता पर रोक, व्यापक प्रतिनिधित्व, ठीक है। यहाँ के गुणों में क्या है? अस्थायी सरकार, हमारे यहाँ जब भी लोकसभा चाहे अविश्वास प्रस्ताव ला के हटा सकती है सरकार को, यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। 4 साल के लिए हो गया फिक्स मैंने कहा। नीतियों में निश्चितता, ठीक है, हमारे यहाँ निरंकुशता या इस प्रकार की नीतियों पर रोक लगाई जा सकती है, इनके यहाँ नहीं, निरंकुशता ही होती है। शक्तियों के विभाजन पर आधारित होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है? शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध सभी शक्तियाँ एक ही दल में होती हैं। विशेषज्ञों द्वारा यहाँ सरकार चलाई जाती है, हमारे यहाँ सरकार अकुशल व्यक्तियों द्वारा भी चलाई जा सकती है। कारण ये है कि जैसा भी व्यक्ति चुन करके आ जाएगा, एक मंत्रालय उसको मिल गया, तो अकुशल हो या कुशल हो या अति कुशल हो या परम कुशल हो, वही चलाएगा। इनके यहाँ सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, जैसे हमारे यहाँ IAS होते हैं, तो वो पढ़े लिखे होंगे, तो ये विशेषज्ञों की सरकार होती है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके दोष क्या होते हैं? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच हमेशा टकराव होता रहता है, ठीक। गैर उत्तरदायी सरकार होती है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना रहती है, सीमित प्रतिनिधित्व रहता है इनका। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अन्य प्रांतों से चुने ही नहीं हुए हैं, अन्य प्रांतों से आए नहीं हैं, तो प्रतिनिधित्व इनका सीमित है ही है। हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी एक ही स्टेट से सारे सचिव नियुक्त कर ले, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज का समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लोगों के बीच में शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।